Nation now. I'm Pradeep Nambiar for news of the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and the political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. Today we are joined by the esteemed guest Arun Sawant Sahab from the Shiv Sena, Eknath Shinde Sena, Balaji Gade Patil from the Congress, Indian National Congress, and Mehmood Deshmukh from the Aam Aadmi Party. Welcome, sir. Welcome. Namaskar. Arun Sawant Sahab, welcome. Balaji Gade Patil Sahab, welcome. Mehmood Deshmukh Sahab, welcome. Welcome to the show. सर सुस्वागतम। वी स्टार्ट बाय आज जिस प्रकार से 2-3 दिन से छगन भुजबल साहब का एक जबरदस्त रैली चल रहा है, ओबीसी रैली, और उसमें सब पार्टी का समर्थन, सब पार्टी के लोग उस प्लेटफॉर्म पे थे, सब पार्टी के पॉलिटिकल लोग वहां पर बीजेपी के थे, अलग अलग पार्टीज के लोग थे, कांग्रेस के थे। तो यहां पर भुजबल साहब ने ही लैश्ड आउट जारेंगे पाटिल जी। उन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार से चल रहा है वो ठीक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक तरीके नहीं है, ये गांवबंदी ठीक नहीं है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स ठीक नहीं है, और एक डर है कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर इस चीज को सेगमेंट को घुसा रहे मराठा रिजर्वेशन के लिए, और वो ठीक कोई भी। और उन्होंने भुजबल साहब ने आगे फडणवीस साहब को बोला कि ये गांवबंदी पे आप एक्शन क्यों नहीं लेते, आप पुलिस 70 पुलिस लोग उसमें इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो अलग अलग विषय छगन भुजबल साहब ने लिए और पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से एक वातावरण बना है। विल बिगिन विथ यू अरुण सावंत साहब। अरुण सावंत साहब, जिस प्रकार से भुजबल साहब ने ये रैली निकाला और कंटिन्यूस हर जिले में जाकर एड्रेस कर रहे ओबीसी समाज आज के तारीख में सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर विरोध कर रहे हैं। अरुण सावंत साहब, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट? हाउ इज द एकनाथ शिंदे जी गवर्नमेंट, ट्रिपल इंजन सरकार किस प्रकार से हैंडल करेंगे सर? सावंत साहब देखिए, ये इशू अभी जो आरक्षण का जो इशू है पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, वो इशू अभी धीरे धीरे अलग अलग जाति का एक रूप धारण करने को लग गया है। जैसे कि पिछले मीटिंग में जबकि जरांगे साहब का जो अनशन चल रहा था, वो अनशन जिस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने जो अपनी वहां पर जाकर उनको समझाकर, दो उन्होंने रिटायर्ड जज भी भेजे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर भी भेजे थे, और उन्होंने हम किस प्रकार से इस आरक्षण का जो मसला है, ये जो मराठा आरक्षण का मसला है, उसे किस प्रकार से हम सुलझाएंगे, वो सारी बातें हुई थी। आदरणीय छगन भुजबल जी को भी उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी वाचा के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिए, नहीं तो ये जो प्रकरण है जाति जाति में फैल जाएगा और आरक्षण का मुद्दा जाति का मुद्दा बन जाएगा। अभी क्या हुआ है, इस मुद्दे में, आरक्षण के मुद्दे में हर जाति के नेता लोग उसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो हर किसी को अभी ये लगने लगा है कि मैं भी अपनी जाति का मुद्दा उठा के, मेरी जाति समाज के जितने भी लोग हैं उन लोगों का मैं नेता बनूं। आप अगर देखेंगे कि ओबीसी समाज के कई नेता, सबसे पहले तो छगन भुजबल ने इसमें कूदी मारी थी, वो उतरे थे इसमें, उसके बाद कई नेता इसमें उतरे। हर कोई मराठा आरक्षण के विरोध में बात कर रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे, तुम एक छगन भुजबल को गिराओगे तो हम 160 मराठाओं को गिराएंगे। ये मुद्दा जाति जाति में मतभेद निर्माण करने का नहीं है। ये बात ओबीसी समाज ने भी सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने साफ साफ ये कहा है कि हम ओबीसी समाज को बिना क्षति पहुंचाए उनके आरक्षण का एक हिस्सा भी, 1% भी आरक्षण कम ना करते हुए हम मराठा समाज के लोगों को न्याय देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए, वो कदम अभी जब तक इनके आरक्षण को कोई टच ना हो रहे हैं, तब तक छगन भुजबल जी और ओबीसी के बाकी नेता लोग पहले ही ये जो उन लोग अलग अलग स्टेज के ऊपर खड़े रह के जो बात कर रहे हैं, वो बात मुझे सही नहीं लगती। अभी आप वक्त का इंतजार कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो समय मांगा है और मराठा समाज के नेताओं ने, आदरणीय जरांगे पाटिल जी ने जो समय दिया है, उसका आप इंतजार करो ना। रिजल्ट क्या निकलते हैं वो अभी देखा नहीं, और उसके पहले ही ओबीसी समाज के नेता समाज में दो भाग निर्माण करने की कोशिश कर रहे, वो अच्छा नहीं है। इस महाराष्ट्र के शांति प्रिय जीवन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। जब तक किसी निर्णय तक हम नहीं पहुंचते, तब तक ओबीसी समाज के नेताओं को मैं यही विनती करूंगा कि आप
वक्त का इंतजार कीजिए, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, और क्या होता है वो देखिए। उसके बाद आपको ये सारी बातें करनी चाहिए थी और कहनी चाहिए थी। देशमुख साहब, मैं आपके पास आऊंगा, पहले बालाजी गड़े पाटिल साहब के पास जाऊंगा। बालाजी गड़े पाटिल साहब, विजय टीवार साहब भी कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर मंच पर थे। मंच पर विजय टीवार जी आलोचना किए, उन्होंने आलोचना की कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं भुजबल साहब के साथ हूं, छगन भुजबल साहब के साथ हूं, एंड ओबीसी, और अलग अलग नारा भाषण निकले। इसमें पुलिस पे जो अटैक हुआ और 70 लोग। बालाजी गड़े पाटिल साहब, आप कैसे देखते हो, इसका कोई सॉल्यूशन आपको नजर में आता है? बिकॉज अभी ओबीसी आंदोलन उग्र हो गया, उसमें कांग्रेस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल तो हो ही गया है। बालाजी गड़े पाटिल साहब, नहीं, अभी इसमें दो पहलू है, इसको हमको समझना चाहिए। पहला पहलू यह है कि इस महाराष्ट्र में या देश में कोई भी अपने हक के लिए आंदोलन करना ये संवैधानिक है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार, ये महाराष्ट्र में जो कभी भी पहले नहीं था, वो नया वाद जिसको बोलते हैं, नया झगड़ा यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रही है। वो है ओबीसी मराठा झगड़ा लगाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी अकाल पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में किसानों के जो माल आया है, सोयाबीन हो या कपास हो, उसके रेट नीचे आ चुके हैं, नौकरियां नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को साइडलाइन करने के लिए महायुति की जो ये शिंदे सरकार है, फडणवीस जी की जो सरकार है, वो महाराष्ट्र में पोलराइजेशन करने के लिए ये कर रही है। क्योंकि अगर छगन भुजबल जी वहां पे बोल रहे हैं कि भाषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार उन्हीं की है ना। केंद्र में अगर कहते हैं मोदी जी है, यहाँ पे शिंदे साहब है, आप जाति न्याय जनगणना कर दीजिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ये जाति न्याय जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मोदी जी के भी रवैया बदला है, पहले कहते थे मैं ओबीसी का नेता हूं, अभी कह रहे हैं मैं इस देश में सब गरीब है, अभी कोई ओबीसी नहीं, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं है, सब ओबीसी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाति न्याय जनगणना की मांग की है। तो सर, कुल मिला के मुद्दा ये है कि सरकार डिस्टर्बेंस चाहती है, सरकार दो जातियों में, दो समाजों में झगड़ा चाहती है, और उसके ऊपर वो चुनाव जीतना चाहती है। तो आई गॉट इट, बट इसमें पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये इशू मुस्लिम आरक्षण का भी उठाया था। कांग्रेस लीडर अलॉन्ग विद सुप्रिया सुले जी ने यह भी कहा था कि नॉट ओनली मराठा, ढांगर, लिंगायत, मगर मुस्लिम रिजर्वेशन एक मुद्दा था। पृथ्वीराज चौहान जी बहुत अग्रसर थे उस विषय में। रिसेंटली उनका कमेंट्स भी आया था कि सरकार ने उस चीज को क्लोज कर दिया, कर्टन के इसके नीचे डाल दिया, कवर किया है। उसमें कुछ बोलना चाहोगे? इसमें रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, अगर रिजर्वेशन किसी को देना है, किसी को बाहर निकालना है, किसी को रिजर्वेशन के अंदर लाना है, तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 340, 340, 341 और 342, इन 3 आर्टिकल्स में इसके प्रावधान है। और उसके अलावा देश के राष्ट्रपति, इन लोगों को अधिकार है। देश में सेंटर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। अभी तक न केंद्र की सरकार ने इसके ऊपर कुछ किया है, न महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ किया है। जैसे चुनाव आते हैं, वैसे हर समाज को उन्हीं के नेता है। अभी उसमें गोपीचंद पडलकर रहे, अभी बीजेपी के साथ जुड़ गए छगन भुजबल जी हो, ये सभी क्रिएटेड बाय बीजेपी है। बीजेपी चाहती है ये झगड़ा। तो अगर उनको आरक्षण देना है, तो उन्होंने 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, जैसे महाराष्ट्र हमारी सरकार आएगी, हम पहले कैबिनेट में धनगर समाज को आरक्षण देंगे। अभी 10 साल हो चुके हैं, सेंटर में उन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं दिया? तो सर, ये सब चुनावी जुमले हैं। अमित शाह जी ने तो इसको स्वीकार भी किया है कि हम सब चुनावी जुमले बताते हैं, कुछ करते नहीं है। तो ये सब चुनावी जुमले हैं, लेकिन अभी इस देश को एक विध्वंसक कंडीशन पर, एक उस बेस पर बीजेपी ने लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं सभी युवाओं से भी ये अपील करूंगा, चाहे वो मराठा समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, कि इनके झूठे घोषणाओं के ऊपर मत जाओ, क्योंकि ये झगड़ा चाहते हैं, इसलिए हमको मिलजुल के रहना पड़ेगा। Now I'll come to महमूद देशमुख जी। महमूद देशमुख जी, आपने देखा कि जिस प्रकार से भुजबल साहब का एक जबरदस्त रैली था, यानी भुजबल साहब रैली, उग्र रैली था। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में सब पार्टीज के लोग थे, सब लीडर्स ने वॉइस आउट किया। आप इस चरण, बालाजी गड़े पाटिल का साहब, कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा कराया बीजेपी का है, ये बीजेपी का ही मंत्री मंच पर है, मींस छगन भुजबल साहब अलायंस का मंत्री है और बीजेपी का रचाया हुआ। महमूद देशमुख जी, आम आदमी पार्टी, आप इसको कैसे देखते हो?
प्रदीप जी, जो अभी दोनों प्रवक्ता ने जो कहा इसमें कोई शक नहीं है। बेशक इन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये हकीकत है कि छगन भुजबल जो है वो अगर चाहते, आज उस महाराष्ट्र की सरकार में वो मंत्री हैं, अगर उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, वो एकनाथ शिंदे जी के सामने बात रखते, अपनी बात उनके पास रखे, न कि मोर्चा निकाले, आंदोलन करे। और ये हकीकत में देखा जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर मराठा वर्सेस ओबीसी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश मतलब छगन भुजबल कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस जी का हाथ है। सरे खुलेआम देवेंद्र फडणवीस उनको ये कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे ये सब हुआ जा रहा है। और ये सही बात है, महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल जब से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी कुछ हुआ होगा जालना में, उनके गांव में लाठीचार्ज हुआ, वो एक किस्सा अलग है, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में शांतता तौर पे धरना, मोर्चा, आंदोलन किया जा रहा है मराठा समाज की तरफ से। और ओबीसी समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखिए, जब शिंदे सरकार कहती है, खुद मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा है कि मैं आरक्षण दूंगा, उनसे जाकर मिलकर मुझे बातचीत हो गई, मैं आरक्षण दूंगा, और मराठा समाज भी शांत है, ओबीसी समाज भी अपनी जगह पे शांत है। तो अचानक छगन भुजबल साहब को क्या ऐसी जरूरत पड़ी है, ऐसे क्या बात हुई कि उनको मतलब बोलना पड़ रहा है कि नहीं ओबीसी में से देंगे तो ऐसे होगा? अरे भाई, देने वाला कौन है? आपका मुख्यमंत्री। अगर आपको ऑब्जेक्शन ही मिल रहा है तो आपको मुख्यमंत्री के सामने बैठ के बात करनी चाहिए। और मुख्य एक सीनियर लीडर है छगन भुजबल साहब, एक सीनियर लीडर है, उनकी अगर आप भाषा देखेंगे तो जरांगे पाटिल को कहते हैं कि अरे तू किसकी रोटी खा रहा है, इसकी रोटी खा रहा है। हाँ, अरे इनको नैतिक अधिकार है? छगन भुजबल साहब को पूछिए, आपको क्या कौन सा नैतिक अधिकार है कि कौन ससुराल की रोटी खा रहा है? अरे आपको ससुराल में रह के आए, 2 साल आपने जेल काटा है, आप कौन सी ईमानदारी की और नैतिकता की बात करते हैं? ये मैं तो कहता हूँ सिंधिया सरकार ने इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर कानून और सुव्यवस्था का प्रॉब्लम खड़ा करने का काम अगर कोई मंत्री करता है, कोई विधायक करता है या कोई भी करता होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण सावंत साहब, अभी ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ सब लोग बोलने लगे। पहले सुप्रिया सुले ने बोलने लगी, सुप्रिया सुले करे कि द ट्रिपल इंजन हैज बिट्रेड मराठास, डांगर, लिंगायत और मुस्लिम रिजर्वेशन। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब विदेटीवार जी का आलोचना है ट्रिपल इंजन सरकार पर। नाना पटोले जी बोल रहे हैं कि ये पूरा कराया एकनाथ शिंदे जी का है। नाना पटोले जी ने खुलेआम रखा है कि जरांगे पाटिल को सपोर्ट कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे जी है। तो इज एनीबडी गोइंग टू रिजाइन? अभी जिस प्रकार से लोग भुजबल साहब का भी रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, इनफैक्ट छत्रपति संभाजी राजे भी मांग रहे थे कि भुजबल साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बोले कि भुजबल साहब किस प्रकार से ऐसे भाषा कर रहे हैं वो गलत है, और मंत्री एकनाथ जी शिंदे और देव फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा कि ये क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार का। तो हाउ यू गोइंग टू से? अरुण सावंत साहब, ट्रिपल इंजन सरकार क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? रेजिग्नेशन मांग रहे सब लोग। देखिए, सबसे पहली बात इन्हें प्रदीप जी, जैसे कि आपने कहा कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्या सरकार का, तो छगन भुजबल जी जो भी अलग अलग स्टेज के ऊपर जाकर फिलहाल बातें कर रहे हैं, वो सरकार की ओर से बातें नहीं है, वो सरकार का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। वो अपनी राजनीति की जो भी रोटियां है या जो भी सेकने की कोशिश कर रहे, चाहे वो हमारे सरकार में हो। जिस प्रकार से उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि जब तक अपनी सरकार मिलकर मराठा समाज के आरक्षण का कोई भी निर्णय, फाइनल निर्णय तक नहीं पहुंचती है, तब तक सभी नेताओं ने अपनी अपनी जबान को लगाम लगाने की कोशिश करो, ताकि ये जो समाज है, राज्य है, उसमें कोई भी गलत मैसेज ना फैले, समाज में झगड़ा ना पैदा हो, समाज की जो शांतता है, राज्य की जो शांतता है वो भंग ना हो। दूसरी बात आपने ये भी कही कि आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्ष के नेता वडेट्टीवार, सुप्रिया सुले ताई, ये तीनों नेता आए दिन सरकार के विरोध में बात करने की हमेशा चैनलों के ऊपर कोशिश करते,
क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा प्रोग्रेसिव काम कर रही है, अलग अलग विषयों को न्याय देने की कोशिश कर रही, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी के लिए अलग अलग योजनाएं लागू हो रही, वो उसकी वजह से विरोधकों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अभी उनके हाथ में बोलने जैसा कुछ भी रहा नहीं, तो अब बचा क्या है? तो आरोप करना उनका हक है और उस हक को वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं उनके लिए उनको बधाई देता हूं, उनके प्रवक्ता को भी बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से वो बातें कर रहे थे कि सरकार से और से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पिछले 1 साल में जो लगातार निर्णय सरकार ने लिए उसकी वजह से आम आदमी जो है, जिस आम आदमी की बात हमेशा कांग्रेस करती थी, बीच में मत बोले, 1 मिनट रुकिए गाड़ी जी, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात जरूर रखिएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस हमेशा बात करती है कि हम आम आदमी की पार्टी है, लेकिन ये वर्ड अभी उनके हाथों से खिसक गया है और वो वर्ड यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे अच्छी तरह से निभा रहे हैं, आम जनता तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए लाखों की संख्या में आज उनके पीछे महाराष्ट्र की जनता खड़ी होती। जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार ये प्रोग्राम लेके जब भी हम जाते हैं, तब लाखों की संख्या में वहां के किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार की ओर से जो भी योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और यही बात इस विरोधी पक्षों के नेताओं को खटक रही है। बोलिए बालाजी गड़े पाटिल साहब, आपने सुना अरुण सावंत साहब ने क्लियर कट कहा कि ट्रिपल इंजन का जबरदस्त काम चल रहा है, जबरदस्त काम चल रहा है डेवलपमेंट में और इन्वेस्टमेंट में। नंबर 1 महाराष्ट्र स्टेट वापस आ गया और हर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। ये सिर्फ उनका मानना है, बोलिए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, ये सिर्फ उनका मानना है। अभी उन्होंने जिक्र किया शासन आपल्यादारी इस प्रोग्राम का, सरकार आपके दौर पे, लेकिन उस प्रोग्राम में लोग आ रहे ऐसा इनका कहना है। लेकिन सच्चाई ये है कि कलेक्टर, सीईओ, जितने भी ऑफिसर है क्लास 1 से क्लास 4 तक, उन सभी लोगों को टारगेट दिया जा रहा है गाड़ियां देके कि इतने लोग आपको इस वार्ड से, इस तालुके से, इस तहसील से भर के लाने हैं। और एक अभी जीआर है अरुण सावंत साहब, आपको मालूम होगा, आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, एक कार्यक्रम के लिए 2 से 3 करोड़ तक का खर्चा किया जा रहा है। ये क्यों? जनता के पैसे से सरकार का प्रचार कर रही है। झूठ है ये, जीआर है सर, मैं ये झूठ है ये जीआर आप हमको मत बताइए। देखिए आपको वक्त मिलेगा, लेकिन सच बोलने के लिए वक्त मिलेगा आपको। झूठ बोलकर आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश करें। आप सच बोलिए ना, आप सच बोलिए, आप सच बोलिए, हम चुप रहेंगे। झूठ आपके पास कुछ नहीं, कहने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए आप झूठ का सहारा ले रहे हो। सर सुन तो लीजिए गाड़ी जी, आप प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, नेशनल पार्टी के, कम से कम सच बोलने की कोशिश कीजिए। विथ प्रूफ बोल रहा हूं मैं, आपका जीआर है, उसका डेट भी मैं बताऊंगा। कोई सरकार पागल नहीं हुई है ऐसा जीआर निकालने के लिए झूठा कि हम लोगों को, हम कलेक्टर को ये बोल रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करो, लोगों को लेके आओ, लोगों को लेके हम आते हैं, बात पूरी झूठी है। सर मैं आपको जीआर देता हूं, शायद आपको ये जानकारी लेके आने चाहिए था अगर उस प्रोग्राम के ऊपर आप बात कर रहे हैं। ये सरकार का गाड़ी जी, आपको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, आप मुझे समझाने की कोशिश ना कीजिएगा। आपके पास अगर सच्चाई इस महाराष्ट्र की कुछ भी है तो आप सचमुच रखिए, हम भी सुनेंगे। आपकी सच्चाई सुनने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। पहले आप पहले सुन लीजिए, मेरा कंप्लीट होने दीजिए। तो ये सच्चाई है इस प्रोग्राम की, ना उस प्रोग्राम से लोगों के कुछ काम हुए हैं जो फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर से आप झूठ बोल। अरे भाई साहब, आप या तो अंधे हैं, या तो आपको कुछ मालूम नहीं है, या तो आप इस महाराष्ट्र में रहते ही नहीं है। हर जिले में जब भी हम जा रहे हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार की खेती की औजारें मिल रही है, ट्रैक्टर मिल रहे हैं, गाड़ियां मिल रही है, खेती के औजार मिल रहे हैं। आप अपनी, शायद आपकी नजरों में मोती बिंदु गिरा रहेगा, आप इतना झूठ बोलते हो। कुछ भी योगदान नहीं है, मैंने आपके जैसा प्रवक्ता नहीं देखा जो इतना झूठ बोलने लगा। पाटिल साहब, उनका अरुण सावंत साहब का कहना है कि ट्रैक्टर मिला है लोग फार्मर्स को, किसान को, और भी इंप्लीमेंट दे दिया, औजार मिल रहे हैं, किसानों को औजार मिल रहे हैं, बियाने मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर मिल रहा है, और क्या बात करती है आपकी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप आइए अगले प्रोग्राम में, गाड़ी जी अगले प्रोग्राम में मैं आपको और आपके नाना पटोले जी को भी इन्वाइट करता हूं, आप भी हमारे स्टेज पर आइए और मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं इस
सरकार आपके द्वार के हिसाब से आप देख लीजिए अपनी आंखों से, फिर आपको अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। ये बोगस प्रोग्राम है, उसके माध्यम से लोगों का पैसा उड़ा के खुद का प्रचार करने का काम प्रदीप जी, कर रही है। प्रदीप जी, ऐसे सुन लीजिए प्रदीप जी, ऐसे बोगस प्रवक्ताओं को कम से कम मत बुलाइए जो इतना झूठ बोल सकते हैं, जो इतना झूठ बोल सकते हैं। कम से कम कुछ तो सच्चाई बताइए। आपके पार्टी का जीआर है। नहीं, आपके पास अगर इतना झूठ बोलने वाला प्रवक्ता अगर आप अपने चैनल पर बुलाएंगे तो मुश्किल होगी बात करने के लिए। आपके खुद के सरकार की जानकारी आपको नहीं, आपको किस तरह से पटेल साहब, ये एक आज एकनाथ शिंदे जी ने पटेल साहब आपके टॉपिक में बात आप कर रहे थे, 1 रुपया बीमा वाले टॉपिक पे कर रहे थे। ट्रैक्टर और औजार इस देश में बहुत पहले से मिलते हैं। बात कीजिए उस प्रोग्राम की, अगर बात करें तो जो सर्टिफिकेट लोगों को टाइम पे मिलने वाले थे, तो इस सरकार ने उस प्रोग्राम तक रोक के रखे, उनको कहा कि उस प्रोग्राम में आओ और लेके जाओ। इस तरह से उस प्रोग्राम के माध्यम से जनता के पैसे से खुद का प्रचार करने का काम सरकार ने किया है। हर तबके के हर मुद्दे के ऊपर यह सरकार पूरी तरह से असफल रही है। किसानों के ऊपर अगर अकाल पड़ा है, 40 तालुके में अकाल की घोषणा इन्होंने की, उसमें से 34 तहसील जो है, 34 तहसील बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठ और अजित पवार गठ के आमदारों के हैं। अभी महाराष्ट्र के 9 से ज्यादा, महाराष्ट्र के 15 से ज्यादा जिलों में अकाल पड़ा है। उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। अकाल शायद गाड़े साहब को कुछ मालूम ही नहीं प्रदीप जी कि इन 15 तालुकाओं में सरकार ने क्या क्या किया। अकाल जहां पे गिरा था उसके बाद सरकार ने कौन से कदम उठाए। अगर इनके पास कुछ अगर उसकी स्टडी है तो शायद ये बात ऐसी नहीं करते। 950 करोड़ रुपए अभी बाकी है सरकार को देना, जो नहीं दिए है। पीक बीमा पीएम किसान योजना के 950 करोड़ रुपए आपने मैं बताता हूँ मैं गाड़ी जी आपके सवाल का जवाब मैं अभी तुरंत देता हूँ ताकि आपका मुंह शायद बंद हो जाएगा। जिस प्रकार सुनिए, बोलिए। अभी कल जो 17 तारीख को प्रदीप जी, कल 17 तारीख को हमारी कैबिनेट हुई इस राज्य की। उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना जो 1 रुपए में हमने शुरू की, 1 रुपया, इनके 60 सालों में कभी इन्होंने पीक बीमा इतने कम रुपए में दी नहीं। अगर दी है तो जनता को बताए। प्रधानमंत्री पीक बीमा का अग्रिम रकम जो है उसका वितरण ऑलरेडी शुरू हुआ और 965 करोड़ का वितरण हमने कर भी दिया। दूसरी बात, अब तक 47,63,000 एप्लीकेशंस हमने मंजूर कर दिए किसानों के, ताकि काम पटापट हो जाए, पैसा उनके अकाउंट में तुरंत जाए। कुल मिलाकर इस राज्य में 1,951,954 करोड़ रुपया बांटा जाने वाला है। आप ध्यान में रखिए गाड़ी जी, इस योजना में कुल मिलाकर 1,70,67,000 एप्लीकेशंस ने अपना नाम यहां पर दर्ज किया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। ये सारी तैयारी हम करके बैठे हैं और लोगों के अकाउंट में पैसे जा चुके। फिर भी अगर आप कहते कि सरकार ने कुछ नहीं बांटा, तो आपके कोई भी सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। फिर आप जैसे प्रवक्ता आकर अरुण सावंत साहब, आप बताइए आपने फिगर दे दिया अभी बालाजी गाड़े पटेल शब्द का मतलब। सर प्लीज लेट मी अग्रिम शब्द का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। अग्रिम का मतलब होता है, उसमें एक हेड है पीक बीमा में, अगर 21 दिन तक किसी मंडल में बारिश नहीं होती और जब तक फसल खेती में है उस वक्त ये अग्रिम की भरपाई दी जाती है। अभी फसल कट चुकी है और उसमें कुछ भी नहीं, अभी पूर्ण भरपाई वहां पे मिलनी चाहिए। और अब फसल कटने के बाद सरकार अग्रिम का ढोंग कर रही है। और इन्होंने जो आंकड़ेवारी अभी बताई है, जो आंकड़े बताए, उसमें से आप ही के सामने जो पेपर है उसमें पढ़िए, अभी तक 950 करोड़ रुपए सरकार को लोगों के देना बाकी है। वो अभी तक अग्रिम भी पूरा नहीं दिया है। और जिस तरह से अरुण सावंत जी बता रहे हैं कि जैसे अभी तक इन्होंने किसानों को पूरी भरपाई दे दी है। और 1 रुपए की बात वो भी बताता हूं, इन्होंने 1 रुपया किसानों से इसलिए लिया क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों से, जब से ये फसल बीमा की योजना लाई है, उस वक्त से सिर्फ बीमा कंपनियों के ही घर भरे जा रही है। इसलिए किसानों ने बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं पिछले कई सालों से
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने किसानों का और कंपनियों का पैसा लूटने का काम किया था। इनके मुंह से वो बात निकल गई। बहुत अच्छी बात आपने कही। किया है सावंत जी, सुन लीजिए पहले, मेरा पूरा कंप्लीट होने दीजिए। संबित पात्रा स्टाइल मुझे जवाब मत दीजिए, पहले सुन लीजिएगा। ये बात यह है कि 1 रुपए का इन्होंने इसलिए किया क्योंकि किसानों ने बीमा निकालना बंद कर दिया था, तो बीमा कंपनी का घर भरने के लिए 1 रुपया उनसे ले लिया और उनका पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने भरा है। इनको अगर मालूम नहीं है तो खुद मुख्यमंत्री से आपके जाके पूछ लीजिएगा सावंत साहब, आपको बता देंगे। तो 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बीमा कंपनी के भीतर किसानों के नाम पे सरकार ने भरे। उसका प्रीमियम आपको मालूम नहीं होगा तो मैं उसका ब्यौरा आपको दे दूंगा सावंत साहब, उसमें कोई ये नहीं, मैं ये दे दूंगा आपको। तो ये 7,000 करोड़ कंपनी जमा कर रही है और 950 करोड़ की उनको भरपाई मिल रही है। तो बाकी का पैसा कौन खा रहा है? अभी तो किसानों को कुछ मिला ही नहीं है। किसानों के हाथ में जहां 1 एकड़ में 10 क्विंटल सोयाबीन होती है। गाड़ी जी, इतने सालों तक आपकी सरकारें जो भी आती थी कांग्रेस की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा खाने का ही काम किया। और इसीलिए अभी भी आप इस चैनल के ऊपर आकर पैसा खाने की बात कर रहे हैं। मतलब आपके सरकार, आपके सारे मंत्रियों को मैं जानता हूँ, आपके सारे मंत्रियों जो थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे सिखाने की कोशिश नहीं करना। मैं आपको कांग्रेस के मंत्री क्या करते हैं और किस हवा में रहते हैं वो मैं पिछले 37 साल से देख चुका हूँ। आप क्या मुझे सिखाएंगे? सावंत साहब जरा उनको कंप्लीट करें, फिर महमूद देशमुख, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड के लिए दे देता हूँ। मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, इसलिए तो जनाब आपको चुन के दिया है। आप वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? लूटने का ही तो काम कर रहे हैं। हमने तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल और सर्वांगीण विकास किया है। आपके 10 काम गिनवाइए हमको यहाँ पे कि ये हमने लोगों के हित के काम किए हैं, और झूठ मत बोलिएगा, मैं उसका काउंटर करूंगा। बिल्कुल। मैं सावंत साहब पहले देशमुख साहब के पास जाऊंगा। महमूद देशमुख, आम आदमी पार्टी। आपने देखा सावंत साहब ने बोला कि ट्रिपल इंजन सरकार ने जबरदस्त काम किया महाराष्ट्र में। आपको दिखता है फ्लाईओवर दिखता है, मेट्रो लाइंस दिख रहा है, जो नया बुलेट ट्रेन का इंस्टॉलेशन पूरा काम वो चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का लहर है और नंबर 1 हो गए इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र। तो महमूद जी, आप इसको कैसे ना बोल सकते हो, नाकार कैसे सकते हो? देशमुख साहब बोलिए। अभी मेरे कहने के पहले गाड़े साहब ने ये सब खुलासा कर दिया है। अब दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने कर दिया। ये एक दूसरे के कपड़े उतार रहे, किसने क्या काम किया और किसने नहीं किया। और अभी वो सावंत साहब ने एक बात कही ना, कल कैबिनेट हुआ, वो कैबिनेट में एक फैसला और लिया गया है शिंदे साहब की तरफ से, वो उन्होंने नहीं बताया। मुंबई शहर में मतलब उन्होंने एक साबित कर दिया कि जिस तरीके से केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार अदानी के लिए काम करती है, उसी तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी जो है, उन्होंने कल कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। धारावी में जो टीडीआर बनेगा, जो टीडीआर जनरेट होगा धारावी डेवलपमेंट में से, उसका 40% जो टीडीआर वो मुंबई शहर। ये बोलिए महमूद देशमुख जी। हाँ, वो टीडीआर जो है कंपलसरी है उनको लेना, सब बिल्डर्स को लेना पड़ेगा जी, इट्स कंपलसरी। तो महमूद देशमुख, उसकी सख्ती रहेगी सर, उसकी सख्ती रहेगी। तो महमूद देशमुख जी, आपका कहना है कि कंपलसरी वही कह रहा हूँ ना, क्यों? लेकिन ये ऐसी कंपलसरी क्यों? बोलिए आपको कोई कॉल आ रहा? बोलिए देशमुख जी। और जो यहाँ और वो भी ये बोला जाता है कि वो रेडी नेटवर्क के हिसाब से 90% जहां वो ये यूज किया जाएगा। हाँ बोलिए। जहां पे भी वो टीडीआर यूज किया जाएगा, वहां के रेडी नेटवर्क के हिसाब से 90% उसको चार्जेस भरने पड़ेंगे। ये तो गलत होगा। हाँ। ये ऐसे जबरदस्ती ये क्यों कर सकती है? वो काम किसके लिए कर रहे हैं एक्चुअली? ये सरकार जो है ये अदानी के लिए काम कर रही है। ये महाराष्ट्र के इतिहास में, मुंबई के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मतलब आउट ऑफ वे जाके मतलब इस तरीके से मतलब किसी अदानी के लिए मतलब काम की जा रही सरकार। तो आपका कहना कि ट्रिपल इंजन सरकार अदानी के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिपल इंजन सरकार अदानी के लिए काम कर रही है। और अब ये जो कह रहे हैं ना कि भाई ये बांटा है वो बांटा है, ये सब कुछ नहीं है, ये भ्रम है। ये सिर्फ चुनावी मतलब जुमला है इनका। इनको मालूम है आने वाले कल में इनकी सरकार रहने वाली नहीं है। गाड़े पाटिल से मैं यही कहूंगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों की बात है,
अभी ऐसे ही बाहर केंद्र से भी बाहर जाने वाले हैं और राज्य से तो बाहर जाने ही वाले। तो सर अरुण सावंत साहब, आपके सामने 3 मुद्दे हैं। जैसे उन्होंने जो पीक बीमा 1 रुपया का कह रहा है कि पिछले कार्यक्रम में गड़े पाटिल जी कांग्रेस उत्पन्न का बार बार कहना था कि किसान को है ना वो 1 रुपया बीमा कहां क्या करना है, इंश्योरेंस कब मिलना, उस चीज में देरी हो रहा है। मगर आपने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब ने, सीएम साहब ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन एड हॉक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है 965 करोड़। और जैसे दूसरा आरोप आप पे है कि आप अडानी को सपोर्ट करने के लिए वो टीडीआर बेचने वाली। अरुण सावंत साहब, यू कैन प्लीज आंसर ऑन दीज क्वेश्चंस। प्रदीप जी बोलिए सर। मैंने आपको पहले ही कहा कि विरोधी पार्टियों का ये परम कर्तव्य होता है कि सरकार के ऊपर आए दिन आरोप करो। बिल्कुल उसी प्रकार से आपके हमारे जो मेहमान हैं आज के देशमुख जी, हाँ, और कांग्रेस के मेहमान हैं गाड़े जी, हाँ, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम अदानी के लिए काम करें या और किसी के रिलायंस के लिए काम करें या और भी जो भी कोई हो, टाटा बिरला जो भी हो, तो ये इतने सालों से वो जो उन्होंने इन बड़े बड़े व्यापारियों का जो साथ दिया था और देश आज कहां जाना था वह कहां तक पहुंचा, वो सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ। हम आपको बताते हैं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, जिसके मुखिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के हमारे एकनाथराव शिंदे जी, वो दोनों नेता और हमारा पूरा मंत्रिमंडल, महिलाएं, किसान, मजदूर, विधवा, बच्चे, इनके लिए, इनके हक के लिए हम काम करते। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ PMGY के योजना हमारी, अगर इनको मालूम है तो PMGY के योजना के द्वारा पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि अलग अलग योजनाएं हमने लाकर किसानों के हो, महिलाओं के हो, युवकों के हो, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजने का हमने काम किया। 2016 में भी हमने आपको, अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूं कि 1,70,00,000 रुपयों का पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था निर्मला सीताराम जी के द्वारा। और उस पैकेज के द्वारा कोरोना काल में अलग अलग महिलाओं को, किसानों को, युवकों के अकाउंट में हमने पैसे दिए, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट लाभ उनको हुआ। और उसी की वजह से ये सरकार फिर से चुनकर आई और वही नतीजा आगे 2024 के इलेक्शन में भी आपको दिखाई देगा। आज ये 2 नेता जो देशमुख साहब आप आदमी के और कांग्रेस के एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक दूसरे को सहारा दे रहे कि डरिए मत गाड़े जी, हम आने वाले हैं। यही सपना ही देखते रहेंगे और हमारी सरकार राज्य में और केंद्र में फिर एक बार 2024 में आपको दिखाई देगी। सर एक सवाल पाटिल साहब, अभी जो रिपोर्ट कार्ड अरुण सावंत साहब ने दिए, रिपोर्ट कार्ड एकदम जबरदस्त फुलफिलिंग है। रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का ट्रिपल इंजन जबरदस्त है। वो पंचामृत बजट जो फडणवीस साहब ने दिया, किसान सम्मान, 50 वस्तुगृह, लेक लड़की, बाला साहब दवाखाना जो 700, सर घोषणाओं में सर बीजेपी के साथ कोई जीत नहीं सकता। एक बीच में बात करता हूँ प्रदीप जी, सिर्फ 1 सेकंड बात करता हूँ। बोलिए। आपको मैं एक ताजा उदाहरण देता हूँ कल का ही। इस महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी ने बिल्कुल एक योजना शुरू की थी गरीबों के लिए। कि जब भी कोई त्योहार रहता है महाराष्ट्र में, उस त्योहार के वक्त पे गरीबों के मुंह में कुछ अच्छा खाना जाए, अनाज जाए, गरीब भी खुशियां मने। उसमें आनंद का सीधा का नाम का एक हमने 100 रुपए में एक अच्छी योजना लागू की। तो कहीं किसी जगह पर किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उस अनाज में उनको कुछ कीड़े मिले, ऐसा वो कंप्लेंट की थी सुप्रिया सुले ने। मैंने क्या किया, इमीडिएट जाके मैंने कुछ रेशनिंग दुकान में जाकर चेकिंग किया तो रेशनिंग दुकान वाले और रेशन कार्ड धारक जो आते हैं वो ये कहने लगे कि ऐसा कुछ भी सर हमको आज तक ऐसा मिला नहीं, खराब अनाज हो या सड़ा हुआ अनाज हो, हमें आनंद का सीधा जो है उसमें से कहीं भी मिला नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विरोधकों की बदनाम करने की नीति है, जिसकी वजह से ये जो अच्छी योजना है उसको कहीं ना कहीं दाग लगे और सरकार के ऊपर चिकड़ उछालने की कोशिश सुप्रिया सुले ने की थी। लेकिन करारा जवाब रेशन धारकों ने और दुकानदारों ने दोनों ने दिया। बालाजी गणेश पाटिल साहब एक मिनट, पाटिल साहब एक मिनट, गणेश पाटिल साहब एक मिनट, जो आपने प्रश्न पूछा था थोड़ा सफाई अरुण सावंत साहब से लेता हूं। सावंत साहब, और ड्रॉट रिलेटेड जो गणेश पाटिल साहब ने कहा
कि जो ड्रॉट इफेक्टेड है आपने उसी को ड्रॉट घोषित किया जो ट्रिपल इंजन सरकार के एमएलए है, ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री है, तो उसमें कितना सच्चाई है कि पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से ड्रॉट अफेक्टेड लोग हैं, मगर आपने कुछ ऐसी जगह चुना जो आपके हैं बस। अरुण साहब, प्रदीप जी, अच्छा हुआ आपने अच्छा सवाल फिर से किया। आपको अच्छी तरह से याद होगा, एक 15-20 दिन पहले इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके चैनल पर आया था और इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इसके सारे सवालों के जवाब भी दिए थे। फिर एक बार देता हूं, ताकि ये जो सवाल गाड़े साहब कर रहे वो कितना झूठा वो आंसर दे रहे जनता को भी मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जहां पर हमारे एमएलए है या हमारे खासदार है, मंत्री, वहीं पे वही का जो तालुका है उसको ही हमने ड्रॉट अफेक्टेड एरिया करके घोषित किया है। ऐसा नहीं होता है सर। ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हम मंत्री लोग एक मिनट रुको जरा, गाड़ी जी रुकिए, आगे रुकिए। सरकार के द्वारा सरकार के कुछ एक्सपर्टों की एक कमिटी होती है, वो कमिटी जहां जहां पे ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है ऐसा उनको लग रहा है और जहां से मांग हो रही है वहां पे वो खुद जाती कमिटी, और कमिटियों के लिए कुछ निकष होते हैं। वो निकष में कुछ 5-6 मुद्दे लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़कर भी दिखाए थे। उन मुद्दों में जो तालुका आते हैं वो तालुकाओं का नाम घोषित किया जाता है। 15 तालुकाओं का नाम घोषित किया था। उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि ये सिर्फ पहली लिस्ट है, उसके बाद ये जो रूल्स में जो भी नजदीक आ रहे तालुका उनका भी नाम हम सेकंड लिस्ट में घोषित करेंगे। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। फिर उसमें आमदार किसका भी हो, खासदार किसका भी हो, हम लोगों की चिंता करते हैं, आमदारों की चिंता नहीं करते हैं। ये सरकार आम किसानों की, कामगारों की चिंता कर ड्रॉट एरिया अफेक्टेड जो एरिया होता है उसका नाम घोषित करती है और फिर उसको जो भी मुआवजा देना है वो देती। अभी भी और एक बात मैं आपको बताता हूँ गाड़ी जी, अभी ना 12 ऐसे तालुका है जिसका ये जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी की बात आप कर रहे थे, उसमें कुछ दिक्कत है। उसमें जो भी छोटी छोटी दिक्कत है मुख्यमंत्री ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को आदेश दिया है कि ये जो छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से अगर किसी का बीमा का इंश्योरेंस रुकता हुआ होगा तो मुझे तात्काल उसके रिपोर्ट आनी चाहिए और वो 12 बचे हुए तालुकाओं का भी मैं नाम तुरंत घोषित करूंगा। इतने ध्यान हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों के ऊपर दे रहे, फिर भी विरोधक ये आरोप कर रहे कि सरकार कुछ नहीं कर रही। उनके आरोपों को हम जरा भी कीमत नहीं देते। हमारा एक ही काम है, हमारे मुख्यमंत्री का एक ही काम है कि काम के ऊपर ध्यान दे दो, आरोपों के ऊपर ध्यान मत दो। बालाजी गाड़ी पाटिल साहब आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। बोलिए। अभी जिन तालुका का नाम उन्होंने बताया नहीं होगा, शायद नाम मैं बताता हूँ, नाम मैं बताता हूँ। अभी मेरा सुन लीजिए, आप जो पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। अभी सुन लीजिए जी, जो भी सवाल करेंगे पहले मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर झूठे आरोप करने के लिए आपके पार्टियों ने भेजा है। अभी देखिए बीड़ है, औरंगाबाद है, नासिक है, पुणे है, धुलिया है, ये अभी भी बचे हुए। आपको ये भी मैं बता देता हूं। क्यों बोलो, अकाल नहीं है? हाँ सर। अरे भाई साहब, सावंत सर आप सरकार का काम सुनना होता है, सुन लीजिए प्लीज। तो जो अकाल के जो 40 तहसील आपने घोषित किए थे उसमें मालेगांव आता है, दादाजी भुसे साहब है, वहां पे आप ही के है, बंटा है बमनराव लोनीकर परतूर, सोयगांव है अब्दुल सत्तार जी का है, वडवनी दारूर प्रकाश सोळंके जी का है, वाई मकरंद पाटिल है ये अजित पवार जी के, बबनराव शिंदे अजित पवार जी के माड़ा उनका तालुका है, करमाड़ा संजय मामा शिंदे वो भी अजित पवार जी के है, उसके बाद राहुल कुल दोंड के बीजेपी के एमएलए है, लोनार में आपके संजय रायमुलकर है, वहां का घोषित किया है। उसके बाद मालशीरस राम सातपुते है, बारसी में राजेंद्र राउत है, आप पुरस्कृत है, सांगोला में शाहजी बापू है, भूम परंडा वाशी में वहां पे तानाजी सावंत है, वहां पे अंबाजोगाई में नमिता मुंदड़ा है, रेनापुर है रमेश गराड़। तो फिर अरे भाई साहब सब जगह पे हमारी सत्ता है, तुम है किधर? कांग्रेस नाम के लिए भी बची नहीं है, हमारी सब जगह पे सत्ता है। और एक बात आप ध्यान रखिए, हमने जो मुआवजा डिक्लेयर किया है वो हमने वहां के नेताओं को नहीं किया है, हमने आम आदमी को, आम किसानों को किया है। सावंत सर ये जो पैसा है वो नेताओं के घर पे नहीं जाने वाले हैं। सुनने का गाड़ी पाटिल जी, आप गलत बात करें क्या? सुनने का आपका
ये जो मुआवजा जाएगा, यानी कि आपके जो आमदार है, आपके आमदारों के बाहर के तालुके में वहां पे अकाल नहीं पड़ा है, यानी पड़ा है, जरूर पड़ा है। जो सुन लीजिए सर, फिर भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सुन लीजिए आप मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको मेरा सुन लीजिए पहले, लेट मी कंप्लीट। बोले। हाँ, तो बात यह है कि 40 में से 34 तालुके आपके आमदारों के, आपको मालूम है कि वो आमदार अभी चुन के नहीं आने वाले। आपके साइड के तालुके में आपको मैं अकाल की भी आंकड़ेवारी दूंगा, उसके ऊपर हम काम करते हैं। 40 में से 34 तालुके सत्ता के पक्ष के आमदारों के, अभी आप कहने लगे हमारी सत्ता है, तो आपके सत्ता में से बाजू वाले विपक्ष की आमदारों के तालुका में अगर अकाल पड़ा है तो उनको आप मुआवजा नहीं देंगे, वो किसान आपके सरकार का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह की जो आपकी राजनीति है वो गलत है सर, क्योंकि ये पूरा डिप्लोमेटिकली दूसरे आमदारों के किसानों को मुआवजा नहीं दिया है। मेरे पास लिस्ट है, ये आपके पास है तो फिर से चेक कर लीजिए। ये आपका आरोप निराधार आप कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है, सच्चाई और है, आप वो बताना नहीं चाह रहे। सच्चाई ये नहीं प्रदीप जी, इनको ये बताओ कि ये जो सरकार की ओर से जो मदद जा रही है वो मदद उन मंत्रियों के खाते में नहीं जा रही है। आप समझने की कोशिश करो, ये मदद जो है किसानों के खाते में जाने वाली है। आप क्या बात कर रहे हैं, झूठा आरोप कर रहे हैं। तो कांग्रेस और शरद पवार गट और उद्धव ठाकरे गट के आमदारों के वहां पे किसान नहीं रहते, अंबानी रहते हैं क्या वहां पे, अदानी रहते हैं वहां के किसानों के, वहां पे नुकसान नहीं हुआ है। गाड़े जी, देशमुख साहब, अदानी रहते हैं वहां पे, म्हणजे तुमच्याच आप ही के आमदारों के वहां पे किसान रहते हैं, बाकी के वहां पे अकाल पड़ा है, लेकिन वहां पे भी किसानों के वहां पे जाएंगे ना आप। और दूसरी बात सर, एक सवाल सर, प्लीज एक प्रश्न मला विचारायचा है। नॅचरली करप्टेड पार्टी ऐसा जिनको कहा था और जिनके लिए आप गुवाहाटी वाया गोवा वाया मुंबई आए थे, उन्हीं अजित पवार जी के साथ गले मिल के बैठ रहे हैं और वही अर्थ मंत्री है, वो हमको निधि नहीं दे रहे। अभी किस तरह से आपका भरत मिलाप हुआ है भाई, वो तो जरा महाराष्ट्र को बताइए। सत्ता के लिए कितना गिरने वाले हैं आप लोग? नहीं ठीक है, अभी इसका जवाब चाहिए मुझे। सावंत साहब बोलेंगे, पहले मैं आम आदमी पार्टी के पास आता हूं। महमूद देशमुख जी, ट्रिपल इंजन सरकार का जबरदस्त काम चालू है। डॉट के आपने देखा कि निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी खुद, जैसे सावंत साहब बोल रहे हैं, शिंदे साहब खुद एक एक चीज जहां गरीब का है वो खुद इन्वॉल्व करके उसको देख रहे हैं। नो पार्शियलिटी, फाइनेंस में, ट्रांसफर में कुछ नहीं, लोग गरीब लोगों का खुद निर्णय एकनाथ शिंदे साहब खुद ले रहे हैं। और ट्रिपल इंजन सरकार, और सावंत साहब का कहना है कि कांग्रेस है किधर, यानी अभी बाकी बचा ही नहीं। पूरे महाराष्ट्र में 210 के आसपास, 220 के ऊपर है, तो जहां भी क्या बोले देशमुख जी। प्रदीप जी, आप कंफ्यूज है शायद, आप ट्रिपल इंजन मत बोलिए, ट्रिपल व्हीलर चाहे, थ्री व्हीलर है, थ्री व्हीलर बोलिए। ये ऑटो रिक्शा सरकार है, ये ट्रिपल इंजन सरकार नहीं है। सुनिए, और अभी गाड़े पाटिल साहब ने जो कहा, अभी हाल फिलहाल की बात है, अजित पवार इनके साथ में जाने के पहले भोपाल के अंदर इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है एनसीपी के लीडर ने, और वो इंडिकेशन अजित पवार के ऊपर होता है, और आज उनको गले लगा लेते हैं ये। अब ये जो बातें कर रहे हैं, मैं सावंत साहब, मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अबे गाड़ी पाटिल साहब ने बोलिए कनेक्शन बोलिए। अभी जो बाड़ा विधानसभा की जो बात की गई, बबन राव शिंदे, मैं उस विधानसभा से ही आता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस वहीं पे है। मैं पिछले 12 दिन 15 दिन मैं वहीं पे था। ऐसी कोई बात नहीं, किसी किसान के घर में कोई पैसा नहीं आया, और पूरा सोलापुर जिले में दुष्काल है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, पूरे सोलापुर जिले में मतलब दुष्काल हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक जो जुमला है, ये सिर्फ एक मतलब कागज के ऊपर कर रहे हैं, बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। जैसे अभी गाड़े पाटिल साहब ने बताया, ये सिर्फ अपने जो लोग हैं वो देखकर ही मदद कर रहे हैं, दूसरे विधायक लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। मगर देशमुख साहब, जैसे सावंत साहब ने कहा कि 210 220 टोटल इतना बड़ा, यानी उससे भी ज्यादा एमपीस है ये पूरे ट्रिपल इंजन में, या जो भी आप कहोगे, तो बाकी बचा कितने? कांग्रेस के थोड़े बचे हैं, बाकी तो कोई बचा ही नहीं है। तो अरुण सावंत, जैसे सावंत साहब बोल रहे कि जहां भी पैसे डाले वो तो आपको लगेगा कि यही ट्रिपल इंजन सरकार का ही है।
और जो ठीक है, अरुण सावंत साहब उसका जवाब देंगे, मगर सावंत साहब ये जो रिपोर्ट कार्ड आप लोग ने जबरदस्त किया, 5000 विलेज जल युक्त शिविर होगा, घर घर जल होगा, हर घर नल से जल होगा, वंदे भारत ट्रेन, तो पूरे जो डेवलपमेंट, ये फिर भी उसके बाद भी ड्रॉट को कैसे आप इफेक्ट, पानी एक बहुत बड़ा समस्या है, कैसे हैंडल कर रहे हो सर आप ड्रॉट, दुष्काल? प्रदीप जी उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा वो अजीत पवार जी की, प्लीज उतना हमारे बात करेंगे ना, बात करेंगे जी जी नहीं बात करेंगे। सावंत साहब मैं उसका जरा भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और राहुल शेवाड़ होंगे, यशवंत यादव होंगे, जितने लोगों को इन्होंने लिया है, ये क्यों ये मतलब ऐसी क्या बात थी, ये अचानक मतलब इनके अंदर मतलब वो प्रेम जाग गया, हाँ मोदी जी के साथ प्रति प्रेम जाग गया और ये मोदी जी के साथ चले गए 40 लोग, हाँ नहीं जैसे अजित पवार साहब शायद बोले कि प्रदीप जी, हाँ बोलिए सावंत साहब, अरुण सावंत साहब भाजपा बोलिए सर। बहुत ही कठिन परिस्थिति आज मुझे कांग्रेस और आपके जो प्रवक्ता है बुलाए हुए उनकी आज हुई यहाँ पर, क्योंकि ये बेचारे करेंगे भी क्या, क्योंकि इनकी जब सरकार थी तब इनकी सरकार ने इस महाराष्ट्र और केंद्र में, अभी सुनिए, अभी देशमुख साहब आपकी परिस्थिति तो बहुत ही खराब है, कम से कम मेरे दोस्त गाड़े साहब तो कुछ तो लड़ाई लड़ रहे, तो आप अभी चुप बैठिए, आप मौका मिला काफी अच्छा, और अगले हम मिलते रहेंगे फिर भी। और गाड़े साहब ने मुझे कहा था कि मुझे कम से कम एक तो आंसर दीजिए, तो मैं गाड़े साहब को उनके सवाल का जो जवाब है अभी यहाँ पर बैठकर वो देना उचित नहीं, कभी मिलकर मैं जरूर दूंगा आपको, लेकिन पहले जो प्रदीप जी ने कुछ बातें कही अच्छी, उसका जवाब देना मैं उचित समझूंगा, क्योंकि ये चैनल के ऊपर डिबेट चल रहे हैं, ये हंसी मजाक का वक्त नहीं है। तो प्रदीप जी, आपने कई अच्छे, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने जो यहाँ पर विकास के काम किए वो पूरी जनता भी देख रही, देश की और राज्य की जनता तो देख ही रही है। जब से पिछले 14 महीने से आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम ये जो ट्रिपल इंजन सरकार की आप बात करते हैं, उसको कुछ नेताओं ने, अभी देशमुख जैसे नेता ने तो उसे रिक्शा वाला सरकार कहा, कोई बात नहीं, रिक्शा वाला भी, आम आदमी भी हमारा ही है, मजदूर भी हमारे, किसान भी हमारे, हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। आप रिक्शा वाला कहो या हाथगाड़ी वाला कहो, हमारी सरकार इस राज्य के हित के लिए काम कर रही है और करती रहेगी, और इन विकास काम के ऊपर से ही हम 2024 को फिर से एक बार हमारा झंडा लहराएंगे और फिर से जनता के हित के लिए ही काम करते रहेंगे। तुम्हें जितना चिल्लाना है आप चिल्लाते रहिए, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। हम जनता की नहीं सुनेंगे, जनता कितनी भी चिल्लाए, हम जनता की नहीं सुनेंगे। किसान के इश्यूज जो उन्होंने कहा कि 1 रुपया बीमा जो है, किसान जब दुष्काल पड़ा है तो एक सिस्टम ने, भले आपने कहा कि इतने सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट फार्मर्स को तकलीफ हो रहा है, जैसे गड़े पाटिल साहब ने कहा, तो फार्मर्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, ऑनलाइन उस चीज का एक जो प्रोसीजर को फॉलो करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑफिसेस भी नहीं है पीक बीमा के, जो कांग्रेस के पहले पत्रकार, तो हाँ, तो इसको मैं आंसर दूं, जरूरत ही है। बोलिए मैं आंसर देता हूँ प्रदीप जी। देशमुख जी, मैं आपके पास आता हूँ ना, पहले आंसर करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। प्रदीप जी, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके नॉलेज के लिए, बिल्कुल कि 1,70,67,000 बिल्कुल एप्लीकेशंस आ गए हैं। हाँ। ऑलरेडी उन्होंने अपना नाम लिखवाया है, ये पेंडिंग नहीं है प्रदीप जी। दूसरी बात, जहां पर आप कह रहे कि गाड़े साहब भी कह रहे थे कि सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना आता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को मैं मानता हूं। गाड़े साहब ने ये बात बिल्कुल अच्छी कही, सच्ची कही। हम लोगों ने, महाराष्ट्र की सरकार ने हर एक तालुका लेवल पे, जहां पे ऑनलाइन लेवल से एप्लीकेशन मांगे जा रहे, भरे जा रहे, वहां पे हमने बाकायदा ऑफलाइन भी फैसिलिटी रखी है। तो जो कम शिक्षित लोग हैं उनको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था भी इस सरकार ने की है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि फलाना जगह पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नहीं है, या सिर्फ ऑनलाइन है ऑफलाइन है नहीं, तो हमें आप वो बताया करो, हम जरूर उसके ऊपर उपाय ढूंढेंगे। एक चीज सावंत साहब, ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कहा कि एमएसएमई को बहुत स्ट्रॉन्ग किए,
सेंटर में भी और स्टेट में भी। और एमएसएमई के माध्यम से आपने बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। टोटल स्टैटिस्टिक पूरे देश का कि 15 करोड़ एडिशनल अपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए आपने। ये ट्रिपल इंजन सरकार यहां पर और मोदी साहब सेंटर में, उसमें से करीबन 3.5 करोड़ के आसपास जो थे ओनली वुमेन्स के लिए, लेडीज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। मगर आज नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि यूथ इज अनएम्प्लॉयड, यूथ अनएम्प्लॉयड है। और आगे जाके आपने जिला परिषद के स्कूल्स को भी बंद कर दिया है। नाना पटोले जी का कहना है जिला परिषद स्कूल बंद कर दिए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त तरीके से है। मगर आपका जो फिगर्स देना है और नाना पटोले जी का कहना है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। सावंत साहब बोलिए। सावंत साहब। सर प्रदीप जी, आपने जो एमएसएमई की बात की, हाँ। आपको मैं बताता हूं, एमएसएमई के हमारे मिनिस्टर भी हमारे ही हैं, कोंकण के नारायण राणे जी। हाँ। काफी अच्छा काम एमएसएमई में पहली बार अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नारायण राव राणे जी के कार्यकाल में हो रहा है। एमएसएमई के द्वारा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के कोने कोने में अलग अलग योजनाएं लागू की जा रही है। और हम आपको और एक खुशी की बात मैं बताता हूं कि ये महाराष्ट्र राज्य हमारा है जो आज तक पिछले 60 साल में किसी ने नहीं किया। ऐसा अपंग हैंडीकैप मंत्रालय भी हमारे महाराष्ट्र ने खोला और हैंडीकैप लोगों को नौकरियां देने के लिए पहली बार कोशिश हमारी सरकार ने की, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने की। उसी प्रकार से नाना पटोले जी जो कह रहे हैं, नाना पटोले जी को कोई भी बात जचती नहीं सरकार की, क्योंकि अगर वो जचेगी तो उनको तुरंत उनके पद से निकाला दिया जाएगा। इसीलिए नाना पटोले और वडेट्टीवार को हमेशा विरोध में बात करनी पड़ती और उनकी बातों को ज्यादा आप मन पे मत लो, क्योंकि विरोधक है वो। विरोधक जो काम उन्होंने नहीं किया वो हमने हैंडीकैप मिनिस्ट्री लगाकर भी करवा के दिया, इन्होंने किया है क्या? सर बालाजी गड़े पाटिल साहब, नाना पटोले जी का सीरियसली लेना नहीं है, अरुण सावंत साहब का कहना है, वो फिगर्स दे दिए। वो तो सीरियसली विपक्ष का ये सुनते ही नहीं है, उसका सीरियसली कब लगे ना, जनता का सुनते हैं। सरकार सिर्फ वन वे काम करती है और वो काम है सिर्फ लोगों को लूटने का और भ्रष्टाचार का। अभी जी इन्होंने कहा कि अपंगों के लिए हमने ये किया है, 60 साल में हमने पहले किया है। सावंत जी, आप ज्येष्ठ नेता है, आपको उसके लिए बारे में पढ़ना चाहिए। इस भारत देश में जितनी भी योजनाओं का आपने जिक्र किया थोड़ी फार, उससे बहुत ज्यादा योजनाएं इस देश में लाई गई, उसका इंप्लीमेंटेशन किया गया, उसके रिजल्ट आए। हैंडीकैप मंत्रालय की बात आप कर रहे थे, आप हैंडीकैप मंत्रालय की बात कर रहे थे। हैंडीकैप्स के लिए ठीक है मंत्रालय किया, लेकिन वहां आपने कहा कि उससे पहले कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हैंडीकैप्स के लिए। अरे लेकिन गाड़ी जी, कम से कम सरकार को थोड़ी शाबाशी तो दे दो कि सचमुच अच्छा काम सरकार ने किया है। आप गाड़ी साहब, आप इतने खराब प्रवक्ता मत बनिए, आप ऐसा मत कीजिए। जो काम सरकार ने अच्छा किया है उसको अच्छा बोलना सीखो आप। सर हम आपको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा सुन लीजिए। अभी ठीक है, तो अपंगों के लिए यहाँ पे योजना है, लेकिन जो जिक्र प्रदीप जी ने किया वो किसानों का जो पीक बीमा का कहा आप दे रहे, ठीक है, आपने कहा शाबाशी दो, देने की घोषणा की है, उसके लिए शाबाशी। देंगे कि नहीं उसका हम वेट करेंगे, लेकिन सर लेट सावंत साहब सुन लीजिए, 7,000 करोड़ रुपया पीक बीमा का प्रीमियम कंपनियों के पास जमा है, उसमें से गाड़ी एक सेकंड, गाड़ी जी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। अभी आपने क्या बात कही कि हमने सिर्फ घोषणा की है, अभी तक गया नहीं। गाड़ी साहब, आपके नॉलेज के लिए आप एक अच्छा प्रवक्ता बन सकते। सुनो, आप अगर सुनेंगे और सच्चाई कहेंगे, एक सेकंड सुनो, आप सुन नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन सच्चाई सुनो। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं तो सुन लो सच्चाई, सच्चाई सुन लो। 965 करोड़ सरकार ने, ठीक है, दे 965 करोड़ अकाउंट में चले गए। आप क्या बात करते हो यहाँ पर? दे दिए आप 7,000 करोड़। आपको ना सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना सच्चाई सुनने की जरूरत है आपको। सर आप 965 करोड़ रुपया गया नहीं या नहीं गया, इतना बताओ पहले। उसके लिए शाबाशी, आप सुन लीजिए। 965 करोड़ जनता के अकाउंट में गया या नहीं गया आपको मालूम है क्या? इतना बताइए। आपको शाबाशी दे रहा है, वो शाबाशी दे रहे हैं, उसके लिए शाबाशी। अभी बताइए प्रदीप जी, आप मुझे इतना बताइए। प्रदीप जी सुनो प्रदीप जी, 965 करोड़ इस सरकार के द्वारा किसानों के खाते में चला गया, इनको ये मालूम नहीं बात है? नहीं मालूम है, मैंने इसी वाक्य के साथ मेरी डिबेट का शुरुआत किया था।
आपने दे दिया है, ठीक है, और शाबाशी भी दे दी, 963 करोड़ रुपए दे दिए, शाबाश, थैंक यू। 65 सर ठीक है, 1000 करोड़ मान लेते, आप ही बताइए 7000 सुनिए करोड़। यहाँ पर सुनिए प्रदीप जी, यहाँ पर हम टाइम पास करने के लिए बैठे नहीं, चलेगा ये करे वो मुझे पसंद नहीं है। सच्चाई अगर आपको बयान करनी है तो आप बात करो, वरना मुझे ऐसे प्रवक्ताओं के साथ बात करने में रुचि नहीं है। ऐसे वैसे हमें भी आपके साथ घरेलू बात करने के लिए नहीं बैठा। बोलिए ना, मुद्दा ये है 7000 करोड़ रुपए पीक विमा कंपनी में जमा है, वो लोगों का पैसा है और लोगों के जेब से वहां पे गया है, उसमें से आप 965 जो भी है वो करोड़ और आने वाला, बाकी का पैसा कहां पे जाने वाला है, किसके जेब में जाने वाला है, उसका आप सरकार बाकी का पैसा किसानों के ही जेब में जाने वाला है। कैसे जाएगा, क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान है बताइए, किस तरह से देने वाले हैं? जिस प्रकार सुनो भाई साहब, आप सुनिए जरा, जिस प्रकार से 965 करोड़ रुपया लोगों को सरकार के खाते से लोगों के खाते में चला गया, उसी प्रकार से बचा हुआ पैसा सरकार की ओर से लोगों के खाते में चला जाएगा। आपको हम वो बताएंगे जब जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा महमूद देशमुख जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या, आप कुछ प्रश्न उठा रहे थे, क्या उठता? नेचुरली करप्टेड पार्टी का भी आंसर नहीं दिया उन्होंने, वो देना चाहिए जनता। ये हमारे प्राइवेट की बात नहीं है सावंत साहब, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए इस देश का मजाक आपने बना के रखा। आपके फालतू सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। आपको किसी भी सवाल का जवाब देने नहीं आता है, और अभी आप कह रहे हैं कि उस सवाल का जवाब दे दो, मतलब टाइम पास करने के लिए आप यहाँ पर आए ना। कांग्रेस पार्टी के पास अगर ऐसा फालतू सवाल पूछने के लिए वक्त होगा तो हमारे पास हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। आप जाकर कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट को सवाल कीजिएगा, जिन्होंने उनको बाइज्जत बरा के उनको जाके पूछिएगा। आप हमसे ये फालतू सवाल मत पूछिएगा। उनको बाइज्जत बरा। सर एक मिनट सर प्लीज, आपके प्रधान देश के नेता, आपके नेता, देश के प्रधानमंत्री, आपके नेता मोदी जी कह रहे थे, उसके बाद खुद एकनाथ शिंदे जी आपके पार्टी की बात करते हैं, हम अजीत पवार जी हमको निधि नहीं दे रहे थे और राष्ट्रवादी के साथ हम कैसे जाए, इस तरह से वो कह रहे थे। अभी वही अजीत दादा आपके साथ आ रहे हैं, अब कैसे चल रहा है बताइए। चलो गाड़े जी, राजनीति में ऐसी बहुत कुछ बातें की जाती है, हर बातों में सुनो अभी बीच में मत बात करो ना। आपको आपके सवाल का जवाब भी चाहिए, बीच में भी बात करेंगे आप, कुछ वो भी गलत बात करेंगे। वो भी हमारी पार्टी नेचुरली है या और कुछ है वो हम देखेंगे। आप अपनी पार्टी को सुधारने की कोशिश कीजिए। आज जो कांग्रेस की परिस्थिति हुई है, पूरे देश भर से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटने जा रहे हैं, उसके ऊपर सोचिए आप हमारे पार्टी की चिंता मत कीजिए। हम हमारे कार्य से हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से आप खत्म हो रहे हैं, वो आप उसके बारे में सोचिए। किस प्रकार से लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे लोगों ने आपको छोड़ा, उसके बारे में आप सोचिए। क्यों फालतू के सवाल आप कर रहे हो ना? बालाजी गढ़े पाटिल, लास्ट राउंड ऑफ दिस। बालाजी गढ़े पाटिल साहब, ये ग्राम पंचायत इलेक्शंस में जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी, अजित पवार जी कह रहे हैं कि ये लोग जो है उनका माइंडसेट है कि हम बीजेपी को चुन के आएंगे, एकनाथ शिंदे जी को चुन के चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। क्या ये पंचायत इलेक्शंस एक इंडिकेटर है गढ़े पाटिल साहब? क्या ये इंडिकेटर है जैसे एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं, देव फडणवीस जी बोल रहे हैं? पंचायत के जो जी सर बोलिए, ग्राम पंचायत इलेक्शंस जो है वो किसी पार्टी के साथ नहीं लड़े जाते, एक ही पार्टी के दो लोग रहते, सावंत जी को मालूम है। इसके ऊपर तो मेरे साथ सहमत होंगे कि पैनल्स होते हैं तो उसमें वहां के लेवल का राजनीति होता है, वहां पे पार्टी बेस्ड राजनीति नहीं होती, वहां पे अलग राजनीति होती है। तो उस निकालों के ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि देश में वो आ रहे तो उनको बधाई है, और उसी हिसाब से महाराष्ट्र के जिला परिषद और महापालिका के चुनाव मुख्यमंत्री जी घोषित कर ले, समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये बालाजी गढ़े पाटिल साहब, आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे साहब और देव फडणवीस जी जो बोल रहे हैं कि ये क्लियर कट एक इंडिकेटर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और एकनाथ शिंदे जी यहां पर महाराष्ट्र में और प्राइम मिनिस्टर वहां पर रिपीट होगा, ये आपको आप नहीं मानते इसको?
नहीं बिल्कुल नहीं मानता सर, क्योंकि अगर ये उनको इतना गारंटी होती तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे जिला परिषद है, जैसे मैं नांदेड़ का हूँ, नांदेड़ की जिला परिषद, जैसे संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर की महापालिका लीजिए, ऐसे बहुत सारी, बीएमसी की लीजिए, चुनाव क्यों नहीं ले रही है सरकार? चुनाव सरकार ले ले और दूध का दूध, दूध का और पानी का पानी देख लीजिए सरकार। लेकिन सरकार को मालूम है कि अभी जनता हमको एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। जिस तरह से अनैतिक राजनीति इस महाराष्ट्र में तोड़फोड़ का इन्होंने किया है, तो लोग अभी चुनाव, आने वाले चुनाव में सावंत साहब आपको करारा जवाब देंगे, लोग देंगे। और रही बात हमारी पार्टी की, तो आप हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। महमूद देशमुख जी, आपका क्या कहना? विल एंड ऑफ सावंत साहब, ये इंडिकेटर है क्या? ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन ने स्वीप किया है, एकनाथ शिंदे साहब, देव फडणवीस साहब का कहना है ये इंडिकेटर है कि महाराष्ट्र में सीएम रिपीट होगा एकनाथ शिंदे जी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर 2024 में बनेंगे। महमूद देशमुख जी, देखिए प्रदीप जी, 2024 तो आने दीजिए, अभी पहले दिसंबर एंड में इनका फैसला हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं सावंत साहब को ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो कहा कि आपकी हालत बहुत खराब है, मैं इनके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जिस काम से ये बार बार बोले जा रहे हैं हमारा सीएम, आपका जो सीएम है वो बैसाखी पे खड़ा हुआ है, और हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, ये 3 मरतबा सीएम बने हुए, पहली बार नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार अपने बलबूते पे, अपनी ताकत के ऊपर सीएम है, और हमारी 2 राज्यों में सरकार है, और अपने खुद के बलबूते पे सरकार है, और एक ईमानदार आदमी इस देश के अंदर हम गर्व से कहते हैं, और ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई ईमानदार नेता अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इनके जो शिंदे सरकार है, जो शिंदे साहब है, वो किस हालात में इन्होंने शिवसेना छोड़ी, उद्धव साहब का साथ छोड़ा, ये जग जाहिर है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और अरुण सावंत साहब भी जानते हैं। तो ये बात वो कंपेयर मत कीजिए, हमारे हालात क्या है, आप अपने हालात को देखिए, आपके सर पे तलवार लटक रही है, सुप्रीम कोर्ट, ये 2 नागरिकल है, जो सभापति है वो खींच रहे हैं वक्त, स्पीकर जो है विधानसभा के स्पीकर, ये वक्त खींच रहे हैं, और आपकी सरकार चल रही है, मतलब आपकी सरकार वेंटिलेटर पे है, ये कभी भी गिर सकती है, आने वाले कभी चीज वो सामने आ जाएगी। और आपके सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे आप बताइए ना, एकनाथ शिंदे जी किस मतलब क्यों गए आखिर में इनके साथ में? उनके पीए को जब ईडी ने अरेस्ट किया, उसके बाद 2 दिन के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया है। अब बोलने मत लगाइए सावंत साहब, जो है वो बने रहने दीजिए, चल रही है सरकार, आप चलाइए, 6 महीना आप भी खुश रहिए, उसके बाद में दूध का दूध पानी होने वाला है, आने वाले कल में आप ना सावंत साहब, आप रिप्लाई करने से पहले बालाजी गड़े पाटिल साहब से और भी सुनिए, फिर एक साथ आप गड़े पाटिल साहब। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने, मोदी जी ने पूरे देश में यही काम किया है, जो उनके खिलाफ गया उनको उन्होंने जेल में डालने की कोशिश की, जो सरकार उनके साथ में नहीं चलने की कोशिश कर रही है उनको उन्होंने गिराया है, वहां पे खरीदा है, या तो ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी लगा के सरकार गिराई है। कर्नाटक का मसला हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे तोड़ फोड़ करके, या उत्तराखंड हो, गोवा हो, मतलब भारतीय जनता पार्टी हर हाल में पूरे देश में सत्ता में बने रहना चाहती है, और साम दाम दंड दे, इस तरीके से सत्ता में नहीं बने रहा जाता है। ये मान के चलिए, तो देश में लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र को फॉलो कीजिए, लोकतंत्र से चुनी हुई, लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार को भी आप गिरा रहे हैं। और आज देख रहे होंगे आपके शिंदे सेना में, या तो अजीत पवार गढ़ जो आपके साथ में आया हुआ, अब्दुल सत्तार हो, हसन मुशर्रफ हो, या खुद अजीत पवार हो, सुनील तटकरे हो, ये आज आपके साथ में क्यों आए हैं? ये अपने मतलब ईडी से अपनी इंक्वायरी बचाने के लिए आए। ये मानते हैं कि नहीं आप सावंत साहब? तो नैतिकता की बात आप मत कीजिए, जो है चल रहा है चलने दीजिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप खुश रहिए। 4 दिन आप प्रवक्ता बने हैं उनके, तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, करते रहिए। गड़े पाटिल साहब, आप बोलिए, फिर सावंत साहब जी बोलिए। मैं कंक्लूड इस तरह से, अभी जिस विषय से इस चर्चा की शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र का जो अभी शांति भंग हो रही है, तो जो बीड़ में जिस लोगों के घर जलाए गए, जिनका जिक्र छगन भुजबल जी ने, सावंत साहब आपके मंत्री है, उन्होंने जिक्र किया, तो उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कौन है? गृह मंत्री आप ही के, उसकी पूरी वहां पे पूरी तरह से तहकीकात की जाए। उसमें बहुत ज्यादा कुछ मराठा और ओबीसी दोनों आरोपी है, और यहाँ पे संभावना ये है कि ये जलाने का और
जो भाषण कर रहे हैं वो मंत्री भी सरकार के हैं, वो भड़काने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, जो पीक बीमा की बात है वो 965 हो या फिर और कुछ 900 देने हैं, 2000 करोड़ भी सरकार दे दे तो 7000 करोड़ रुपए वो जमा है, उसमें से 5000 करोड़ किसके जेब में जाने वाला है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। नंबर तीन, आने वाला जो सवाल है वो है कि जो आनंददाता सीधा का जिक्र सावंत साहब ने किया, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, क्योंकि विदाउट टेंडर, विदाउट निविदा प्रक्रिया किया बगैर, विदाउट टेंडरिंग वो काम दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कितने दिन में दिया जाता है, सावंत साहब आपको पता है, आपको चाहिए तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। तो वो भी जो मुख्यमंत्री जी का जिला है वहां पे पिछली बार 37% लोगों को आनंद सीधा नहीं मिला था, उसमें जो रेट लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, 750 800 करोड़ 1500 करोड़ का कुल मिला के भ्रष्टाचार है। किसको दिया गया है, उस जिनको टेंडर मिला है उनके भी नाम मैं आपको बता सकता हूं। विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस किया गया उसमें दिया गया है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और बाकी हर शासन अपलेदारी की जो बात हो रही थी उसमें एक जीआर है, सावंत साहब ये चर्चा के बाद पढ़ ले, मैं उनको विनती करता हूं कि हर एक प्रोग्राम में, जी सर मैं प्रदीप जी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो उसके 3 करोड़ तक के खर्चे, परली की बात कर रही कृषि मंत्री के तालुके की, वहां पे पेंडॉल का खर्चा कितना था सावंत साहब एक बार आप देख लीजिएगा, तो 3-3 करोड़ रुपए जनता के जेब में से वहां पे खर्चे किए गए। लोगों को ठूस के गाड़ियों में जबरन वहां पे लाया गया, बहुत सारे लोगों के काम रोक के रखे गए मुख्यमंत्री के हाथों से उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए। तो इस भारत देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार लोगों के नॉर्मल कामों का भी प्रोपोगंडा बना के जाहिरातबाजी, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। और ऐसा चित्र इन्होंने खड़ा किया है कि 2014 से पहले कुछ नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। 2014 से आज तक भाजपा और इनकी सरकार में इस देश का जीडीपी पूरा का पूरा घट गया है, महंगाई बढ़ चुकी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। 29 लाख सरकारी दफ्तरों में पद खाली है। जो खासगी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लार्ज स्केल जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनके धंधे बंद पड़ चुके हैं। वहां के लोगों को रोजगार चला जा चुका है। चाहिए तो आंकड़ेवारी मेरी नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंकड़ेवारी सावंत साहब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ये सरकार, सावंत साहब कुछ भी कह ले, लेकिन आने वाले दौर में न महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनेगी, न देश में आपकी सरकार बनेगी, और 5 राज्य 3 दिसंबर को आपको रिजल्ट दे देंगे। रही बात इसके बाद अगर आप मेरा कोई झूठी तरह से उसको अगर काउंटर करते हैं तो उसके ऊपर मैं बोलूंगा। अब सावंत साहब जवाब दें, कंक्लूड सावंत साहब। और एक सर, एक मिनिट सर, एक 30 सेकंड घेतो। आणि जे सरकारी शालाएं जो है वो शाला स्कूल्स जो है वो सरकारी स्कूल बंद करने का, उसको बेचने का, उसका प्राइवेटाइज वो कोई भी दत्तक ले सकता है, तो ये भी आरटी एक्ट का भंग है। आरटी एक्ट कहता है कि किसी बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन उसके घर से 1 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए, वो भी बंद करके अभी उसका भी प्राइवेटाइजेशन ये सरकार कर रही है। ना इनको शिक्षा से, ना किसानों से, ना युवाओं से, ना किसी समाज से कुछ भी इनको लेना देना नहीं है। ये चार्जशीट है आपके खिलाफ, राज्य को बेचने के लिए बैठे हैं। चार्जशीट बड़ा है आपके खिलाफ सावंत साहब। प्रदीप जी, मैं जानबूझकर पिछले कुछ मिनट चुपचाप बैठा था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे देखना था आदरणीय देशमुख साहब और आदरणीय बालाजी गाड़े साहब क्या क्या आखिर में जाते जाते फिर एक बार क्या बोलते। मौका दिया उनको मैंने, ताकि उस समय में वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचे और आरोप फिर एक बार करे। लेकिन पूरे आपके इस चैनल के द्वारा देश की जनता भी देख रही है और हमारे महाराष्ट्र राज्य की जनता भी देख रही है। बिल्कुल, जो आरोप इन्होंने किए, उन्होंने कम से कम हर एक आरोप के ऊपर कुछ ना कुछ प्रूफ या कुछ ना कुछ लीगल ऑथेंटिक पेपर भी अगर शायद मुझे दिखाते तो शायद जनता को थोड़ा बहुत उनके ऊपर भरोसा हो जाता। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, इसके अलावा दोनों साहब ने कुछ नहीं बोला। मैंने कभी भी मेरे इस इंटरव्यू में आदरणीय केजरीवाल के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी आदरणीय देशमुख साहब ने ऐसा कहा कि मैंने केजरीवाल जी को ये कहा। केजरीवाल जी अपना काम वहां पर अच्छा करते रहेंगे, मुझे उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी जो पार्टी है शिवसेना पार्टी, और मेरे पार्टी के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे, इनके ऊपर मुझे बात
जो काम करे उसके ऊपर मुझे बात करनी थी, और जो सच्चा काम हम पिछले 14 महीनों से कर रहे वो मैंने आपके सामने रखा। अभी विरोधी पार्टियों को उसमें से कोई भी काम नजर नहीं आया। जनता, हमारे राज्य की 11 साढ़े 11 करोड़ जनता को वो दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई साहब लोगों को वो नहीं दिखाई दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो जाकर अपने नेताओं से पूछे, या कभी हमारे दफ्तर में चाय पीने के लिए आए, मैं उनको विद प्रूफ सारे कामकाज क्या क्या किए 14 महीनों में सब बताने को तैयार हूं, ताकि अगले डिबेट में कम से कम वो ये आरोप ना करेंगे कि महाराष्ट्र की, यहाँ की जो हमारी महायुति सरकार है, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो कुछ भी काम नहीं करे। ऐसा कम से कम आगे तो ये बयान नहीं करेंगे। इनके नेता करते वो बात अलग है, नाना पटोले जी और वडेट्टीवार को वो तो कहना ही है, नहीं तो ऊपर से सोनिया जी और राहुल जी का डंडा आएगा कि तुम कुछ भी विरोध में बात नहीं कर रहे हो, सीट खाली कर दो। तो ठीक जो बातें इन्हें करनी थी उन्होंने किया। जो हमारे मुख्यमंत्री का मानना है कि हमारी सत्ता में जितने भी लोग हैं उन्होंने विकास काम के लिए अपना अपना योगदान देना चाहिए और देते रहिए। विरोधी पक्ष आरोप करने का काम करते रहेंगे। जनता को वो उनका जो विरोध है वो पसंद नहीं है। तुम उनके विरोध का जवाब देते रहोगे तो समय बर्बाद होगा। अपने काम के ऊपर ध्यान दे दो। वही हम हमारे पूरी महायुति सरकार का हर एक जो पार्ट है वो कर रहे हैं। मैं इतना ही आपको आज के इस आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप जी कहूंगा। थैंक यू अरुण सावंत साहब, थैंक यू बालाजी गड़े पाटिल साहब, थैंक यू मेहमूद गौशल देशमुख साहब। इट हैज बीन अ फैंटास्टिक डिबेट। थैंक यू वेरी मच all of you all for coming for it. Thank you so much. We conclude this program while we say that the pillars of our constitution, justice, equality, liberty and fraternity, it has to be protected. When we talk about justice, social, economic, political, when we talk about liberty, right to life, liberty and pursuit of happiness, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, equality before the law and equal protection of rights, and fraternity, brotherhood, universal brotherhood, and believing the territorial and political integrity of the state. Whichever party is in power and the opposition, all together, all parties, their responsibility to protect the pillars of the constitution. And as we always say, if the constitution survives, the country survives, the people survive and prosper. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again tomorrow with news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. It's bye for now.